सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो लगातार देख रहे कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर बिहार पुलिस हो सकता है, बिहार एसएससी, बीपीएससी, उसके बाद बीपीएससी, शिक्षक भर्ती, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस और जिस एग्ज़ाम में जीके जीएस का सवाल बनता है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ये सीरीज। तो आप सभी को मेरे इस जीएस विद नित्यम चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से हम शुरुआत करना चाहते हैं। मोटिवेशनल कोट क्या कहता है कि यूंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। क्या? ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती है सफलता यारो, यूं ही नहीं मिलती है सफलता यारो, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, धैर्य नहीं रखिएगा, तब तक सफलता आपको मिलेगा ही नहीं। तो सफलता पाने के लिए आपको मेहनत के साथ साथ धैर्य बनाना ही पड़ेगा और खासकर इस कंपटीशन की दुनिया में तो ये एकदम करना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया था। इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, लीजिए। धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया था? तो समझिए, धन निष्कासन सिद्धांत को हम लोग ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं। क्या? ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं। और धन निष्कासन का सिद्धांत या फिर ड्रेन थ्योरी जो सिद्धांत दिए थे, ये देने वाले व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। और दादा भाई नौरोजी को बहुवृद्ध व्यक्ति माना जाता है और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और यही दादा भाई नौरोजी हैं जो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी का जो पुस्तक है उसका नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनका पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष बनते हैं और दादा भाई नौरोजी को बहुवृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया जिसे ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं। और दादा भाई नौरोजी ने ही 1867 से लेकर 68 के बीच में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान सबसे पहले लगाया। तो पूछेगा भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी। कब लगाया? 1867 से लेकर 1868 के बीच में। चलिए सेकंड नंबर सवालों की हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर सवाल आपका क्या कहता है कि साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो साइमन वापस जाओ का नारा दिए थे। इससे जानने से पहले आप ये समझ जाइए कि साइमन कमीशन था क्या। तो सबसे पहले ये समझिए, जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन जो है ये 1927 में बनता है। ये बना कब? तो 1927 में बनता है। कब? 1927 में। लेकिन यही साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो ये भारत 1928 में आता है। ये बन गया था लंदन में 27 में, लेकिन भारत आया 1928 में। और जब साइमन कमीशन भारत आता है तो इसको लाहौर से, कहाँ से? लाहौर। इसका लाहौर में विद्रोह या इसका विरोध किए थे लाला लजपत राय। कौन किए थे? लाला लजपत राय। और लाला लजपत राय की इसी के विरुद्ध में नारा दिए थे साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन, जिसके विरुद्ध में अंग्रेजी सेना का जो कमांडर था सैंडर्स, जो उसका नाम था सैंडर्स, उसका क्या नाम था? सैंडर्स, यही हत्या कर देता है लाला लजपत राय को। और लाला लजपत राय को गुरु मानते थे कौन? भगत सिंह। कौन मानते थे? गुरु भगत सिंह। इसी कारण भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी, जिसके चलते भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा सुनाई गई। और 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। और भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। शहीद आजम किसने कहा? तो शहीद आजम किसे कहा जाता है? तब भगत सिंह को। अब भगत सिंह का जन्म कहाँ होता है? तब पाकिस्तान के बांगा जिला में जन्म होता है 1907 में। कब? 1907 में इनका जन्म होता है पाकिस्तान के बांगा जिला। भगत सिंह के
फांसी शहीद हुए, जो दिन 23 मार्च को उनको फांसी दिया गया था, उस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। और भगत सिंह लाला लाजपत राय को गुरु मानते थे, इसीलिए जो लाला लाजपत राय का मृत्यु किया था सैंडर्स, उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पूना पैक्ट क्या है। तो देखिए पूना पैक्ट क्या था, तो गांधी 23 सितंबर को, कब 23 सितंबर 1932 को, 23 सितंबर 1932 को गांधी जी, कौन, गांधी जी और किसके बीच, अंबेडकर के बीच में, किसके बीच, अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा गया था। और गांधी कहाँ पे ये हुआ था, तो यरवदा जेल, कौन सा जेल, यरवदा जेल, कौन सा जेल, यरवदा जेल। और गांधी जी जो जब अच्छी का विरोध किए थे, गांधी जी नमक कानून का उल्लंघन किए थे, तो इसी नमक कानून के उल्लंघन के चलते गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था, यरवदा जेल में डाल दिया गया था। तो यरवदा जेल के अंदर अंबेडकर जाकर समझौता करते हैं 23 सितंबर 1932 को, जिसका नाम पड़ गया गांधी अंबेडकर समझौता या पूना पैक्ट। ठीक है, जिसमें अंबेडकर ने दलित लोगों को आगे उत्थान करने के लिए गांधी जी से समझौता किए थे। चलिए चौथा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, बोलता है कि शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया। तो शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था इल्तुतमिश। कौन चलाया, इल्तुतमिश चलाया था शुद्ध अरबी सिक्का दिल्ली के अंदर। और साथ में इसने नासिरी उसको क्या बोलते हैं, नासिरी की स्थापना किया, नासिरी का स्थापना किया था। ये नासिरी क्या था, तो ये नासिरी था मुसलमान लोगों का पढ़ने का जगह, नासिरी था। उसके बाद शुद्ध अरबी सिक्का किसने चला, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, गुलामों का गुलाम कहते हैं इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया था। आधार रखे थे इसका दामाद, इल्तुतमिश का दामाद कौन, इल्तुतमिश जो था किसका दामाद था, तो इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो है आधारशिला रखता है, लेकिन उसको पूर्ण करवाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटी का नाम है रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासका बनती है, कौन, रजिया सुल्तान। ठीक है, चलिए, और दिल्ली सल्तनत पर पहला मुस्लिम राज करने का जो श्रेय जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है, जिसने गुलाम वंश की स्थापना किया था। लेकिन गुलाम वंश का स्थापना किया कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश है। चलिए 5वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 5वां नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल, जो मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर है, मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन, गोबी मरुस्थल। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है। और एशिया का सबसे बड़ा गोबी मरुस्थल, जो मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर है। और एक है आपका टकला मकान मरुस्थल, टकला मकान मरुस्थल कहाँ है, तो ये है चीन में। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है, चीन में है। चलिए हम लोग 6ठा नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, बोलता है कि भारतीय विद्रोह पुस्तक किसने लिखा। तो भारतीय विद्रोह पुस्तक लिखे थे सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां लिखे थे भारतीय विद्रोह पुस्तक। और सर सैयद अहमद खां ही अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं 1875 में। कहाँ पे करते हैं, तो अलीगढ़ में। कहाँ करते हैं, अलीगढ़ में। तो पूछेगा भारतीय विद्रोह पुस्तक के लेखक, तो भारतीय विद्रोह पुस्तक के लेखक हैं कौन, सर सैयद अहमद खां। और सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में करते हैं। 1875 में ही स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा
आर्य समाज की स्थापना होता है मुंबई के अंदर। कहाँ होता है? मुंबई के अंदर। और इनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। चलिए 7वां नंबर प्रश्नों की ओर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 7वां नंबर सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। बोलता है कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो काराकोरम दर्रा जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और जम्मू एंड कश्मीर में ही है बनिहाल दर्रा। कौन? बनिहाल दर्रा। उसके बाद बुर्जिल दर्रा है, और उसके बाद पीर पंजाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा। तो पूछेगा बताइए जम्मू एंड कश्मीर का दर्रा का नाम बताइए। तो काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो पीर पंजाल दर्रा है ये कहाँ पे? ये तो मध्य एशिया में है। ये कहाँ पे है? ये सॉरी मध्य हिमालय में है, जिसे हम लोग लघु हिमालय भी कहते हैं। इसी में है स्थित। कौन? पीर पंजाल दर्रा। और यहाँ और चलिए हम लोग 8वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कहता है कि चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो चोल वंश का संस्थापक है विजयालय। कौन है? विजयालय, विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। लेकिन चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली राजा कौन था? तो चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम था, राजेंद्र प्रथम था। 9वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 9वां नंबर सवाल क्या कहता है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का जो निर्माण करवाए थे वो कराए थे चंद्रगुप्त मौर्य के पोता, चंद्रगुप्त मौर्य के पोता, जिसका नाम क्या था? अशोक, जिसका नाम क्या था? अशोक। और ये कराए थे एमपी के रायसेन जिला में। तो सांची स्तूप का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के पोता अशोक ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में करते हैं। लेकिन सांची स्तूप का मतलब कि क्या उसको बोलते, सांची स्तूप का तोड़ने का जो काम किया था वो किया था शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग। तो पूछेगा सांची स्तूप का निर्माण कौन करवाया? अशोक, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला। लेकिन सांची स्तूप का निर्माण का तोड़ने का काम कौन किया? पुष्यमित्र शुंग। चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नंबर सवाल क्या कहता है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो शुंग वंश का संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। और जो पुष्यमित्र शुंग, इसी शुंग वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक जो था वो था देवभूति। वो कौन था? देवभूति था। और इसी देवभूति को मारकर वासुदेव, कौन? वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना किया। किस वंश ने? कण्व वंश का स्थापना करता है। तो आज की सीरीज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह के सीरीज से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।